अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आप सबके जाने-पहचाने ताहिर गौहर साहब। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया कैसे जी, हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आज तो खूब हंगामा है यहाँ डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले उसी पे बात करते हैं। उनका वही पुराना राग था कि जी हम तो बहुत सही हैं और 9th मई आ रहा है, आपको जी, याद ही होगा, 1 साल हो गया उसको। वो जो मोर उठा के ले गए और मटन ले गए और क्या कुछ हो रहा था। तो उस वजह से भी शायद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा यही है कि इमरान खान की तरफ इशारा था कि जी वो माफी मांग ले। लेकिन सर ये लोग क्यों माफी नहीं मांगेंगे? चले इमरान खान का तो जो है सो है, लेकिन फौज भी तो बेशुमार गलतियां कर चुकी है। ये खुद माफी क्यों नहीं मांगते? देखिए पहले 9 मई की आप बात की तो 9 मई वैसे तो दुनिया में खास तौर पर रूसियों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। उन्होंने नाज़ियों को हराया था और अब रूस यूक्रेन के साथ जो जंग कर रहा है उसमें बार-बार 9 मई का वो ज़िक्र करते हैं और पाकिस्तान के हवाले से 9 मई 2 तरीकों से जाना जाता है। एक तो ये एक अटैक हुआ पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात पे और उसको फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करार दिया गया और उसके साथ-साथ उसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान और उनके ग्रुप पे भी डाली गई। मेरा ये ख़्याल है जो हमें लगता है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों की मिसकैलकुलेशन थी, जो अपनी तरफ से उन्होंने सोचा कि फ़ौज के अंदर हमारी बहुत हमायत है, तो उस हमायत के चक्कर में उन्होंने सोचा कि हम ये कर गुज़रें। तो पाकिस्तान में ये मिसकैलकुलेशन जो है, चाहे इमरान खान हो, चाहे इवन इटसेल्फ फ़ौज हो, पाकिस्तान की फ़ौज भी बहुत मिसकैलकुलेशन करती है। तो उनकी जो आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने उनके कुछ नोट्स पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट्स पे बीबीसी उर्दू डॉट कॉम पे पढ़े हैं। मैंने उनकी सुनी तो नहीं, शायद मैं सुन भी ना पाऊँ इसलिए कि वो एक हौसला चाहिए इनकी बातें सुनने के लिए, एक ही तरह का राग अलापते रहते हैं। तो आपने बुनियादी सवाल ये भी उठाया कि वो माफ़ी क्यों नहीं मांगते। तो उन्होंने आज तक कभी किसी बात पे माफ़ी मांगी है? मतलब बांग्लादेश में जो जुल्म किया, आप उस वक्त मशरकी पाकिस्तान होता था, कभी आज तक पाकिस्तानी फौज ने माफी मांगी कि हमने बंगालियों के साथ क्या जुल्म किया। फिर जो मतलब बलोच बहन भाइयों के साथ हो रहा है जुल्म, महाजरों के साथ हुआ, सिंधियों के साथ आज भी हो रहा है, महाजरों के साथ भी आज हो रहा है, और फिर पश्तून बेल्ट के लोगों के साथ हो रहा है, तो कभी माफी मांगी? तो माफ़ी माँगने का तो कल्चर ही नहीं है ना। ये सिर्फ़ मैं पाकिस्तानी फ़ौज की बात नहीं कर रहा। फ्रैंकली माफ़ी माँगने का कल्चर कहीं भी नहीं मुझे नज़र आता पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स में। चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो मीडिया हो वहाँ का, चाहे वहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे ये फ़ौज हो। तो माफ़ी माँगने से मुराद ये होती है कि आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हैं और अज़ाला करना चाहते हैं। ना इन्होंने कभी रियलाइज़ किया है, ना ये अज़ाला करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एज़ यूजुअल, जिस तरह इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ होती थी। आई हैव टू बी फेयर, मुझे उनमें से कुछ चीज़ों को देखना होगा। एक तो खबर ये थी कि उन्होंने कहा सहाफ़ियों को कि भई हम क्यों बात करें, चूँकि फ़ौज तो एक इदारा है, इदारे तो बात नहीं करते, सियासी पार्टियाँ आपस में बात करती हैं। असूली तौर पर ये बात तो उनकी ठीक है, मगर वो हमेशा से बातचीत करते रहे। मतलब असूल तो उन्होंने कभी अपनाए नहीं पाकिस्तान आर्मी ने। वो पाकिस्तान के हर इदारे में अपनी टांग घुसेड़ते रहे हैं और आज भी घुसेड़ते हैं। तो सिंपल बात यह है कि इमरान खान हो, चाहे पाकिस्तान आर्मी के लोग हों, चाहे दूसरी सियासी पार्टी हो, बदकिस्मती से इन सब का खमीर तो एक ही है ना, कि माफ़ी नहीं मांगनी, रियलाइज़ नहीं करना, अपने आप को अक्ल कुल समझना है। तो ये पाकिस्तान को रवैया जो है ये ले डूबा है। इनफैक्ट पाकिस्तान की बर्बादी और मसाइल की बुनियादी वजह तो यही रवैया है जो, जो इनको ले डूबा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी रियलाइज कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि इनमें सलाहियत नहीं है, ये करते हैं ऑन एंड ऑफ, मगर इनमें जिसे कहते हैं ना वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए हिम्मत नहीं है कि अपनी रियलाइजेशन का इतराफ कर सके और उसको दुरुस्त कर सकें। लेकिन ये बात अब तय है कि जब तक ये रियलाइजेशन का इतराफ खुल्म खुला नहीं करेंगे और अपनी गलतियों का अजाला नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान सही रास्ते पे नहीं चल सकेगा।
बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन सर क्या सोशल मीडिया बंद कर देने से या ट्विटर को पर बैन लगा देने से, ब्लॉक कर देने से इनका मसला हल होगा? इसलिए कि पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं रहते हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं, तो पूरी दुनिया से जिस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, और ये भी बड़ी हैरत की बात है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर सोशल मीडिया देखा जाए, जो कि लोग जाहिर है वीपीएन वगैरह के जरिए देख ही लेते हैं, तो इनको पहले से ज्यादा बुरा भला कहा जा रहा है। जो लोग पहले कम कह रहे थे, और ओरिजिनल जैसे कहते हैं अपनी जो फेक आईडी नहीं है बल्कि जो असल आईडी है, जो ओरिजिनल आईडी है, उसके साथ लोग इनको बुरा भला कह रहे हैं। हम लोगों ने वो डरना घबराना वो सब काफी हद तक छोड़ दिया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बात यह है कि लोग भी इम्यून हो गए हैं, हम्म। और लोगों को इस बात का भी एहसास है कि भाई ये कितनों को पकड़ लेंगे। अच्छा, ये अलग बात है कि जो इनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं उनमें से कुछ तो आर्टिकुलेट लोग हैं, लेकिन ज्यादातर इनके खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं वो इन्हीं के टाउट होते थे, और इन्हीं के टाउट बनने के लिए वो तैयार हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें अपना टाउट दोबारा बना लें। हम्म। तो वो भी कोई ऐसे समझदार लोग नहीं, उनकी अक्सरियत मैं ये कहना चाहूंगा। हम्म। तो बदकिस्मती से हमारा एक देसी एक्सप्रेशन है, कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है। तो एक दूसरे पे ये बार कर रहे हैं। ना वो कोई आइडियल लोग हैं, ना फौज के चलने का अंदाज आइडियल है। देखिए, पाकिस्तानी फौज किसी भी मुल्क की फौज की तरह एक ऑर्गेनाइज इदारा है, आई डू अंडरस्टैंड इट। मगर जिस तरह के काम वो करते हैं वो काम उनको जेब नहीं देते, वो सिर्फ अपनी हदों के अंदर रहें। लेकिन पाकिस्तान के पूरे समाज ने इनको अपना हीरो बना के रखा हुआ था। आज भी ये आधे से ज्यादा पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, जो मर्जी हम कहते फिरें। हम्म। और जो सोशल मीडिया पे इनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो इनके सबसे ज्यादा पालतू हुआ करते थे। बिल्कुल। और चूंकि उनको अब फौज ने गोद में नहीं रखा हुआ, तो इसलिए वो ये कर रहे हैं। अगर आज ये गोद से उतर जाते हैं, अगर आज ये गोद में वापस आ जाते हैं, तो हम्म। वो भी नहीं करेंगे। बाकी आपका ये बुनियादी सवाल कि क्यों लोग डर नहीं रहे, इसलिए कि वो इन्हीं का हिस्सा थे ना। उन्होंने इनको अंदर से देखा हुआ है कि इनकी कितनी लिमिट्स हैं, ये क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि उनको पता है कि फौज ने पीटीआई के जरिए लाखों फेक अकाउंट्स बनाए हुए थे। हम्म। अभी भी जो इनके खिलाफ ट्रोल चल रहा है, 3 4 5 10 20 लोगों को छोड़ के, हम्म। ट्रोल करने वाले जो लोग हैं वो तो ज्यादातर तो वही फेक अकाउंट्स के लोग हैं। बिल्कुल। इसलिए उनको किस किस से डर है, वो तो खुद अननोन है। अच्छा, फौज किस किस को पकड़ेगी? वो फेक अकाउंट्स वालों को वो करेगी, अपना चेज करेगी। तो वो उसमें से तो वो फेक लोग होंगे, और कितनों को चेज करेगी। और इसके साथ साथ फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो भी आपने की कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को, खासतौर पर एक्स को इन्होंने अब बैन किया है। तो लोग वीपीएन से जो एक्स को देखना चाहेंगे, तो वो तो कम लोग होंगे ना। कम। हाँ, ज्यादातर की तो जो एक्सेस है वो नहीं हो सकेगी। तो इस हवाले से तो ये कामयाब हुए हैं। अब यहाँ पे जो 8 10 खास मशहूर ट्रोल्स बैठे हुए हैं, उनकी ऑडियंस तो पाकिस्तान थी ना। हम्म। पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी बसते हैं, वो ठीक है इमरान खान के और उन ट्रोलर्स के सपोर्टर हैं, मगर उनका इम्पैक्ट नहीं होता। अच्छा, उन लोगों ने भी आपने देख लिया, आईएमएफ को खत लिख के देख लिया, यहाँ वाशिंगटन में, टोरंटो में, लंदन में गाल गलोच करके भी देख लिया, बड़े बड़े प्रोटेस्ट करके भी देख लिया। उनको उनसे भी क्या मिला? उनका ये ख्याल था कि जिस अमेरिका के खिलाफ वो ये बातें करते हैं, वही अमेरिका उनके खिलाफ, उनके हक में कोई कार्रवाई करेगा और समन कर लेगा आसिम मुनीर को। अमेरिका को तो मतलब जो भी पाकिस्तान का चीफ आर्मी स्टाफ होगा उसके साथ काम करना है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज तो अमेरिका के लिए मैटर नहीं करती। और वैसे भी मतलब अमेरिका दुनिया के इतने बड़े बड़े मसाइल में घिरा हुआ है, उनका अपना इलेक्शन का ईयर है। तो पाकिस्तानी, पता नहीं, मुझे हैरत होती है जो पाकिस्तानी इवन अमेरिका में रहते हैं, लाखों की तादाद में, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, उनको अमेरिका में रहते हुए ये बात समझ नहीं आई कि भाई अमेरिका क्या कर सकता है। अच्छा, अब वो ये होता है कि अजीबो गरीब बात ही होती है जी, अमेरिका के इलेक्शन में अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो फिर हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, इमरान खान फिर हो जाएगा। हालांकि उनको ये नहीं पता कि अमेरिका के इलेक्शन अमेरिका के लिए हैं, वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। बिल्कुल। उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो एक दुनिया का सबसे बड़ा मैस होता है जो अमेरिका के इलेक्शन है, क्योंकि उनके इतने
इंटरनेशनल और नेशनल इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, वो उसमें उलझे हुए हैं। अब ये जो पाकिस्तान के ये जो 10-12 लोग कुछ अमेरिका में बैठे हुए हैं, कोई इधर उधर बैठे हुए हैं, इनका ये ख्याल है कि वो धूम मचा रहे हैं, हालांकि ये सिर्फ यूट्यूब पे अपनी मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। यही उनके लिए काफी है कि 2-4 हज़ार डॉलर महीने का उनका बन जाए, वट एवर अमाउंट, डजंट मैटर टू मी। तो वो असल में तो ये सारे का खेल है, वो एक हमारा एक्सप्रेशन है ना कि अपनी बोटी के लिए पूरे का पूरा बकरा ज़िबा कर देना। इनका सबका हाल यही है कि भाई अपनी बोटियों में मिल जाए, वो 5-10 हज़ार जो भी हाँ। है वो मोनेटाइजेशन हो जाए, और बस हम ऐसी कोई चौंकाने वाली बात कर दें, बल्ले बल्ले हो जाए, और ये अमेरिका ये कर देगा, भारत टूट जाएगा, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस इन्हीं चीजों में ये लगे हुए हैं, सिर्फ 5-10 हज़ार के चक्कर में कोई बिल्कुल, पैसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर, भारत की आपने बात की, भारत में इलेक्शंस चल रहे हैं, थर्ड फेज शुरू हो चुका है। आप भारत के इलेक्शंस को किस तरह से देख रहे हैं? इस बार सुना है थर्ड फेज में काफी लोग बाहर निकले हैं, पहले थोड़े कम थे, लेकिन इस बार लोग ज्यादा निकले। और बीजेपी की क्या चांसेस हैं, मोदी जी के क्या चांसेस हैं, दूसरी पार्टीज को आप किस तरह देख रहे हैं? लेकिन साथ साथ पाकिस्तान से, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हो या कई दूसरे लोग, वो बहुत राहुल गांधी जी की बड़ी वाहवाह कर रहे हैं। उसके साथ एक पुंछ के इलाके में एक आपने देखा होगा कि अटैक हुआ है, उसको लेकर भी फारूक अब्दुल्ला साहब जो है, उन्होंने पाकिस्तान की बात कर दी और कहा कि जी पाकिस्तान के पास एटम बम है और वो हमारे ही ऊपर गिराने के लिए है। मतलब ये सब कुछ इलेक्शन के दौरान चल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इलेक्शन तो वहां आजकल इतफाक से हो रहे हैं, 1 महीने में खत्म हो जाएंगे। हम्म। इलेक्शन से पहले भी ऐसी बातें होती रहती थी, बिल्कुल ऐसी बातें नॉन स्टॉप होती थी। भारत के अंदर भी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, वो भी करते रहते हैं। इलेक्शन के बाद भी होती रहेंगी। इलेक्शन तो बीच में एक प्रोसेस आया जो 1 महीने में मई के एंड तक चलेगा, खत्म हो जाएगा। अब इसको हम कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत में जो आज तीसरा फेज वहां पे मुकम्मल हुआ है, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है। पहले फेज में साउथ की ज्यादा स्टेट्स थी, तो साउथ में ऑलरेडी बीजेपी का कोई बहुत होल्ड नहीं है। ज्यादा तो एंटी बीजेपी वहां पे इनकम्बेंसी है, वो ऑलरेडी थी वहां पे। हम्म। तो पहले फेज में जो खबरें भारत से आई, थोड़ा सा वोटर्स का टर्न आउट कम रहा। दूसरा फेज जो था, सेंट्रल स्टेट्स भारत की और कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादातर हुए इलेक्शन, और उसमें जो इंफॉर्मेशन आई उसमें कुछ टर्न आउट थोड़ा ज्यादा ही रहा। जो तीसरा आज फेज हुआ है, मुझे मौका नहीं मिला चूंकि हमारे कनाडा की टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट है, इस वक्त जब मैं आपके साथ शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 11 सवा 11 सुबह के बजे हैं। तो भारत के मैंने भी टेलीविजन नहीं देखे, अगर मैं देखूंगा तो पता चलेगा कि आज के टर्न आउट कितना रहा। तो मुझे उम्मीद है कि टर्न आउट ज्यादा रहेगा, क्योंकि अभी मैं फरवरी में भारत था, तो मैं ये समझता हूँ कि भारत में ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये बीजेपी का मुकाबला बीजेपी के साथ है। वो इस तरह कि बीजेपी ने एक बहुत ही बड़ा बेंचमार्क सेट किया कि भाई हम अपने अलायंस के साथ 400 पार जाएंगे, और अपनी जो बीजेपी की सीटें हैं वो 370 प्लस होंगी। अब बीजेपी का मुकाबला वो अपने साथ है कि भाई हम ये नंबर ले लें। अच्छा, अब ये नंबर लेने के लिए बीजेपी की तरफ से थोड़ी सी बयानबाजी भी गर्मा गर्म रही, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन स्पीचेस। तो अब मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स जो आएंगे, जो मुझे लग रहा है कनाडा में बैठे हुए जो भारत से खबरें आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बनाने में फिर कामयाब होगी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिर री इलेक्ट होंगे, ऐसा ही हमें दिख रहा है, ऐसा ही लग रहा है। तो अब सारा खेल जो है वो यही है। अब इवन भारत की अपोजिशन पार्टियां भी ये बात नहीं कर रही कि हम जीतेंगे, वो ये बात कर रही है कि आप 370 सीटें लेके दिखाएं, आप नहीं ले सकते। तो वो मतलब उनका मुकाबला बीजेपी का अपने साथ ही हो गया है, क्योंकि उन्होंने जरा बिल्कुल। बेंच मार्क हाई रखा। लेकिन जो भी नंबर उनके आते हैं, मुझे तो यही लगता है कि वो अपनी मेजोरिटी सरकार बनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की बहुत अच्छी डिलीवरेंस रही है ड्यूरिंग द पास्ट 10 ईयर्स। तो वो अपनी सरकार बनाएंगे, इलेक्शन के फेज से बाहर आएंगे, जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट्स आ जाएंगे। फिर हम अपनी प्रोजेक्शन जो कर रहे हैं उनको असेस करेंगे।
तो अब पाकिस्तान में जो फवाद चौधरी को तो एक मौका मिल गया, वो तो सीन से गायब थे, बिल्कुल गायब थे। वो तो भागे हुए, वो एक मतलब उनका सीन जो भागने का है वो तो दुनिया में कॉमिक सीन है। तो अब उनके लिए खुशकिस्मती का मुकाम है कि वो फिर खबरों का हिस्सा बन गए। अगर वो भारत के मीडिया से उनको ज्यादा लान तान होती है उन पे, तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की निगाहों में फिर से आ जाएंगे हीरो और बन जाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं उनको फिट इन कर दिया जाएगा। वैसे भी फवाद चौधरी जैसे जो लोग हैं, जो मतलब पार्टियां बदलने में एक सेकंड नहीं लगाते, तो अच्छा, ये मैं उन सिर्फ बेचारे फवाद चौधरी को रगड़ा नहीं देना चाहता। पाकिस्तान में मतलब 95% तो पॉलिटिशियंस ऐसे ही हैं। तो मतलब उस बेचारे को क्या कहना। तो फवाद चौधरी से मुझे सिर्फ यही गिला रहता है कि यार थोड़ी अकल की बात कर लिया करो, और तो मुझे उन सब कोई गिला नहीं रहता। बाकी तो वो जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं पाकिस्तान में, 95% पॉलिटिशियन वैसे ही पॉलिटिक्स करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि फवाद चौधरी के जो ये बयानात हैं वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स के लिए हैं। अच्छा, भारत में भी उस पर गर्मा गर्मी होती रहती है। भारत और पाकिस्तान में जैसे मतलब मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि हम यूट्यूब पे जो बात करने वाले हैं उनके हवाले से भी एक दूसरे पर अटैक होते रहते हैं, सस्पिशंस लगे रहते हैं, पॉलिटिशियंस पे भी सस्पिशंस लगे रहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान की जनता का एक दूसरे पे जो मतलब अटैक है, ये शक का इजहार है। वो मतलब हमारे मिर्च मसाले के कल्चर का एक हिस्सा है। हमें लगता है कि हम जरा मजा आता है कि भाई इसकी लॉयल्टी चेक करें, ये बंदा, ये बंदी जो है ये किस तरफ है। भाई किस तरफ होना है, आप हूं, मैं हूं, कोई भी हूं, हम सब के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं। हम एनालिस्ट हैं, हमारा ट्रू। काम तजिए करना है। लेकिन वो बट मतलब इसमें खुश रहते हैं जी कि ताहिर जी आपके शो में इसको आना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए, ये होगा वो होगा। मतलब वो अच्छा ये, टॉलरेंस लेवल कम हो गया, हम किसी को सुनना नहीं चाहते जो हमसे हटके बात करता हो, है हाँ, ना। बस मतलब मैं ये कहता हूँ कि यार हमारी बात सुन लो। कोई मतलब हम आफ्टर ऑल लिखने वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं हम। मतलब किसी की हमदर्दियां थोड़ी भारत के साथ हो सकती हैं, किसी की हाँ। पाकिस्तान के साथ हो सकती हैं, कोई पाकिस्तान में रहता है उसकी मजबूरियां भी हैं, सब बातें। ये जो अटैक हैं ये छोड़ दें, एक दूसरे पे करना, सबकी बात सुन लें आप। अच्छा, फिर ये बिल्कुल। होता है कि हम सबका ये ख्याल है, हम जरा जो है ना, हम हमारा ये ख्याल है कि ये दुनिया जो है ना हमारी वजह से चल रही है। अगर अगर हम किसी के यूट्यूब को नहीं देखेंगे तो वो यूट्यूब बंद हो जाएगा। वो ऐसी बात नहीं होती। हम सब अपना काम करने वाले लोग हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ बहुत सारी चीजों पे कॉमन भी हो सकता है, कहीं पे हाँ। डिसएग्री भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हम में से कुछ ऐसे कमेंटेटर्स हैं, अच्छे राइटर्स हैं, वो सम टाइम कुछ ऐसी बात कर जाते हैं। मैंने नजम सेठी साहब के हवाले से कहा तो एक बार कि मैं जैसे इश्तियाक साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, आज भी करता हूँ, वो थोड़े नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन सम टाइम कोई ना कोई ऐसी बात मैं कर दूंगा, उनको पसंद नहीं आएगी, वो कर देंगे, पसंद नहीं आएगी, तो हम कह देंगे कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बात आपकी हम यूं देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर हम पता नहीं नाराजगियां ऐसी ऐसी खौफनाक पाल लेते हैं, और सर मतलब एक ऐसा दूसरे के। लगता है जैसे जनरेशंस में हमने वो नाराजगी लेके चलनी है, हालांकि कुछ टाइम के बाद हमें याद भी नहीं रहता कि वो हम नाराज किस बात पे हुए थे। तो मेरा जी ख्याल है वो नाराजगियां नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे तारिक फतेह साहब याद आ रहे हैं कि जी, उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि सबकी सुनो, सब तुमसे डिफरेंट बात कर रहे होंगे लेकिन ऐसा ही। सुनो तो सही, तुम्हें वो एग्री होने को नहीं कह रहा कोई, मगर सुनो। तो मैंने फिर अब आदत बनाई है कि चाहे मुझे किसी की बात अच्छी लगे बुरी लगे, एक तो मैं सुनती हूँ, दूसरा मैं दुश्मनियां लेके ना अगली जनरेशन या अगले जन्म तक जाने वालों में से नहीं हूँ। मैं कुछ टाइम के बाद मैं कहती हूँ चलो खत्म हुई बात, छोड़ो, वो कहते हैं ना मट्टी पाओ, हाँ वो जी, वाली तारिक, बात। आप तारिक फतेह जी की बात की, हालांकि मट्टी पाव का जो जुमला है सबसे ज्यादा मशहूर तो चौधरी शुजात हुसैन का। चौधरी शुजात जी। मतलब मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में होता था तो मुझे उनसे बराह रास्त ये जुमला कई बार सुनने का मौका मिला और बड़ा अच्छा लगता था उनके मुंह से सुन हम्म। के। लेकिन वही जुमला तारिक फतेह जी सुबह शाम कहते थे। मैं दावे से कहता हूँ हम्म। कि कनाडा में तारिक फतेह जी पिछले साल हमसे रुखसत हो गए। हम्म। 24 साल तक मैं मतलब मेरा और तारिक फतेह का जिस तरह का रिलेशनशिप रहा,
किसी का नहीं हो सकता। बिल्कुल। ठीक है? जितने हम करीब थे एक-दूसरे के, हम इत्तेफ़ाक से हम एक ही शहर में रहते थे, हमारी वेवलेंथ थी, हमने बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस इकट्ठी चलाई। तारिक फ़तह और मैंने यूट्यूब पे ये जो पाकिस्तान-इंडिया की डिबेट्स हैं, वी आर द बोथ फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड, मैं दावे से कहता हूँ, कोई इससे पहले साबित करके दिखा दे, ठीक है? लेकिन तारिक फ़तह जी के साथ मेरा बहुत ही करीबी ताल्लुक था, लेकिन हम आपस में बहुत इख्तिलाफ भी करते थे, लड़ते भी रहते थे, सच्ची बात ये है। हुँ। और यही एक हेल्दी एनवायरनमेंट होती है। अब मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे-ऐसे दावे कर रहे होते हैं कि जैसे तारिक फ़तह जी के साथ सुबह-शाम बैठे चाय पी रहे थे। अब मैं क्या उनको कहूँ कि आई कैन राइट अ बुक ऑन तारिक फ़तह जी। बिल्कुल, वो बेचारे आगे बता भी नहीं सकते कि ये लोग फेंक रहे हैं। और मैं तो ख़ैर जब भी तारिक अंकल का सोचती हूँ तो मुझे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ही आती है। मुझे वंडरफुल हरगिज़ मैन। ऐसा फ़ील नहीं होता कि मैं रोने लगूँ, या क्योंकि उनकी हाँ, बातें, उनकी चीज़ें याद आती हैं तो आपको अच्छा ही लगता है। लेकिन अब ज़ाहिर है बहुत से लोग अब कई तरह के दावे करते हैं, उनको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उन्होंने हमसे कुछ सीखा है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उन चीज़ों को आगे लेकर चलें। बजाय इसके कि जो कुछ हम देखते हैं, खासतौर पे मीडिया में हमारे साथ इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े और जेलसी, एक दूसरे को गिराने की कोशिश जो की जाती है, वो देख के अफ़सोस भी होता है कभी-कभी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन सर लास्ट में अगर जी, सऊदी अरब की बात करें, जी, सऊदी श्योर। अरब का डेलीगेशन आ गया, कभी ईरान वाले आके कह रहे हैं हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, कभी चाइना कर रहा है, कभी सऊदीया कर रहा है, कभी आईएमएफ पैसे दे रहा है, मतलब एकदम से हमारे अंदर पाकिस्तानियों में कौन से हीरे लग गए कि सब लोग पैसा दे रहे हैं हमें आकर, या ये सिर्फ एक कहना चाहिए एक सिर्फ एक सैराब है, एक सिर्फ एक चक्कर दिया जा रहा है लोगों को, कुछ भी नहीं है। पहले तो देखिए, पाकिस्तानियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो खुद पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हुँ, करना चाहते हैं? उनकी क्यों ख्वाहिश है कि सऊदी आके इन्वेस्ट करें, ईरानी करें? ईरानी तो खैर बेचारे इस पोज़ीशन में भी नहीं है। हुँ, वो तो मतलब गैस पाइपलाइन के चक्कर में थे और पाकिस्तान ने उनको कश्मीर के मसले पे फँसा के साइन वाइन करवा लिए, वो जो एक कॉमन स्टेटमेंट में कश्मीर का भी ज़िक्र कर दिया। हुँ, तो स ईरानी तो फंसे हुए हैं अमेरिका के साथ, इज़राइल के साथ, और अपनी जो प्रॉक्सी जंगें लड़ रहे हैं, जो अपने देश का उन्होंने बुरा हाल कर दिया है ईरानी रजीम में, तो वो तो उससे बाहर नहीं निकल सकते। यही हाल पाकिस्तानी एलीट की है। अब सऊदी जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, जो खबरें इससे पहले भी एक बड़ा, इससे बड़ा सऊदी डेलीगेशन आया था, उस शहबाज शरीफ साहब भी मुसलसल जा रहे हैं सऊदी अरब। आसिम मुनीर साहब भी जा रहे हैं सऊदी अरब। तो सबकी बातें चल रही हैं। तो अब सऊदी अरब यही कह रहा है कि भई हम आपको इमदाद-विमदाद नहीं देंगे। आपकी माइन्स की इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री हुँ, में हम पैसे-वैसे लगाएँगे और देखेंगे कि कुछ हम कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। अब उन्होंने, सऊदियों ने पैसे वो खैरात के तौर पर देना, ना सिर्फ़ पाकिस्तान को, जिन-जिन को देते थे ऑलमोस्ट बंद कर दिए। वो बिज़नेस मॉडल पे चल रहे हैं। तो अभी जो खबरें आई हैं पाकिस्तान में, जो सऊदी डेलीगेट्स ने, अभी एक बिजनेस के उनके आए हुए थे, शायद डिप्टी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो किया है, उनके साथ एक डेलीगेशन आया हुआ, तो वो यही देख रहा था कि भाई कारोबार कितना हम यहाँ पे करना फिजिबल है, कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा भी या नहीं होगा। तो वो तो कारोबारी लोग हैं और उनको होना भी चाहिए। दुनिया की हर जो सेंसिबल नेशन है वो कारोबारी होती है। जो नॉन सेंसिबल लोग हैं वो खैरात के बारे में सोचते रहते हैं। तो सऊदी तो पाकिस्तान में यही कर रहे हैं। अब अमेरिका से क्या मिलना, आईएमएफ ने दे दिए पैसे इनको, चूँकि साथ-साथ इनको रगड़ा भी दे दिया, साथ-साथ बता दिया ईरान के सदर के मौका पर कि भई आप ज़रा मुआहदे नहीं करेंगे ख़ास, करके दिखाएँ। तो पाकिस्तान तो इन बिटवीन, वो बीच में खेल रहा है ना, कि कुछ हुँ, उधर से भी आ जाए, कुछ उधर से भी आ जाए, कुछ इसके साथ झूठा प्रॉमिस कर दें, कुछ इसके साथ कर दें। तो सऊदी भी देखने आए हैं कि उनको अब इस बार प्रॉमिस की ज़रूरत नहीं है। वो प्रैक्टिकली चीज़ों को फिज़िबिलिटी देख रहे हैं। और जो खबरें आई हैं, अभी तक कोई बड़ी अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था 2-3 महीने पहले कि हम पोटेंशियली 5 से 25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो कर सकना है, वो देखेंगे कि फिजिबल कितना है। तो अभी तक कोई मुझे इन्वेस्टमेंट की कोई खबर नहीं आ रही कि उन्होंने रिलीज किया हो। नहीं। उनके बिजनेस डेलीगेशन आ रहे हैं, उनकी बिजनेस कंपनी आ रही है, वो देख रहे हैं भाई यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल होता है। मैं फर्ज कीजिए दूसरे शहर में जाके कोई छोटी सी दुकान खोलना चाहूंगा या दूसरे मोहल्ले में जाके, तो मैं देखूंगा ना कि भाई ये चल भी सकती है मेरी दुकान, की नहीं चल सकती।
वहाँ पे मैं पैसा लगा रहा हूँ, रिटर्न हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अब सऊदी इस मॉडल पे देख रहे हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई इसमें बड़ी खबर है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक सर आया कुछ नहीं है, सिर्फ़ बातें ही बातें हैं, लेकिन ख़ैर देखते हैं नेक्स्ट वीक में सुना गया है कि एमबीएस जो है वो पाकिस्तान का विज़िट भी करेंगे। अब वो कितना इम्पोर्टेंट है वो तो ख़ैर वो आएँगे, लेकिन साथ ही साथ वो 5 बिलियन का जो एक चूरन है वो भी बेचा जा रहा है कि जी वो 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, वो आएँगे तो। ख़ैर अभी पिछला कुछ नहीं हुआ है तो अब पता नहीं है नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ख़ैर हम बिल्कुल इस पे अपडेट लेते रहेंगे और आपसे भी बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन बहुत किया। शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।